हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का सेकेंड लेक्चर मेजरमेंट एंड यूनिट्स के अंदर डायमेंशन एनालिसिस। इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम डायमेंशन किस तरह से लिखते हैं, डायमेंशन होता क्या है। और उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। वेलकम बैक and welcome to yours beautiful channels inspiring physics। तो आइए डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल सिद्धांत वाला प्रिंसिपल है, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है ये। होमोजेनिटी होमोजीनियस पढ़ा भी होगा, मतलब एक जैसी चीजें। एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन मिलेंगे भी आपको कि पहले तो हम ये लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के लिए कि सेम नेचर क्वांटिटी कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्ट। सेम नेचर की क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या ये लिख सकते हो कि ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्ट विच हैव सेम डायमेंशन और यूनिट। सेकंड डेफिनेशन इसकी लिख सकते हो, और में ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी can be added or subtract। मीन्स आप लेंथ को लेंथ के अंदर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 2 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 किलोमीटर प्लस 5 न्यूटन फोर्स F, ये लेंथ पॉसिबल है? मतलब लेंथ को फोर्स में ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि सेम नेचर की क्वांटिटी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट विच हैव सेम डायमेंशन और यूनिट्स। सेम डायमेंशन और यूनिट्स, जिनका डायमेंशन सेम हो, जिनकी यूनिट सेम हो, उन क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे लेंथ को हम लेंथ के अंदर ऐड कर सकते हैं, फोर्स को हम फोर्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, लेंथ को लेंथ में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और लेंथ में ही ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से फोर्स में से फोर्स को ही क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम नेचर मतलब जिन क्वांटिटीज का नेचर सेम हो, जिनका डायमेंशन सेम हो, जिनकी यूनिट सेम हो, उन्हीं क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट नेचर की क्वांटिटी ना तो ऐड होगी और ना ही सब्ट्रैक्ट होगी। ये प्रिंसिपल होता है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब समान चीजें, एक जैसी चीजें। तो लेंथ को लेंथ में ऐड कर सकते हो, लेंथ को लेंथ से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, फोर्स को फोर्स में ऐड कर सकते हो और फोर्स को फोर्स में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। और भी कई सारी चीजें, जैसे वेलोसिटी है, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, बहुत सारी आप पढ़ भी चुके हो। वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड कर सकते हो। हम आपसे ये कहेंगे, मान लो v की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, फोर्स की वैल्यू दी 2 न्यूटन या 5 न्यूटन। हम कहेंगे v प्लस एफ पॉसिबल है? कोई रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब v प्लस एफ पॉसिबल ही नहीं है। सेम नेचर की क्वांटिटी, सेम डायमेंशन जिनका हो, जिनकी सेम यूनिट हो, उन क्वांटिटी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर अभी। एक एग्जांपल, जैसे कि जनरल इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के लिए x प्लस वाई या x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड। तो इसको लिख सकते हो x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। मतलब इन सभी का डायमेंशन, x का, y का और z, इन तीनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। तभी x y में से सब्ट्रैक्ट होगा, y z में से z सब्ट्रैक्ट होगा,
जब इन सभी का डायमेंशन क्या होगा, सेम। ऐड भी हो सकता है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो ये ऐड x y के अंदर ऐड तभी हो सकता है जब दोनों का डायमेंशन क्या हो, सेम। y z में तभी ऐड हो सकता है जब दोनों का डायमेंशन क्या हो, सेम। दोनों का डायमेंशन सेम होगा, दो क्वांटिटीज का, उन्हीं को ऐड कर सकते हो और उन्हीं डायमेंशन को क्या कर सकते हैं, हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे अभी। क्वेश्चन से और बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा कि ये कहना क्या जा रहा है। वैसे आपके क्वेश्चन में, आपकी बुक के अंदर एक क्वेश्चन मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन मिल सकते हैं इस तरह का, देख लेना एक बार। L प्लस एल इज इक्वल टू एल और L माइनस एल इज इक्वल टू एल, एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा किसी न किसी बुक के अंदर। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनमें, और इससे पीछे लिखा होगा जस्टिफाई। जस्टिफाई कीजिए कि L प्लस एल इज इक्वल टू एल होगा और L माइनस एल भी क्या होगा, इक्वल टू एल होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये L लेंथ है और ये भी क्या है, L लेंथ है। अगर लेंथ को लेंथ में सब्ट्रैक्ट, पहली बात तो लेंथ को लेंथ में ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और रिजल्ट भी क्या आएगा, लेंथ ही आएगा। एग्जांपल लो, 2 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर भी क्या है, लेंथ ही तो है। या फिर L माइनस एल इज इक्वल टू एल, लेंथ को लेंथ से सब्ट्रैक्ट करो, 5 किलोमीटर माइनस 2 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर भी क्या है, लेंथ ही है। तो एक इस तरह का क्वेश्चन होगा हमारे पास, L प्लस एल इज इक्वल टू एल, L माइनस एल इज इक्वल टू एल, जस्टिफाई। तो ये यही है, ये किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे, कि एक जैसी चीजों को हम सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात सुन लो कि डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन कोई भी हो सकता है। डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन डिफरेंट नेचर की क्वांटिटी भी हो सकती है और डिफरेंट जिनका डायमेंशन है वो भी हो सकती है। एग्जांपल ले लो, एग्जांपल पिछले लेक्चर में हमने किए हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा हमने। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों का अलग अलग होता है डायमेंशन। डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ से लिखते हैं, टाइम को टी से लिखते हैं, और आता क्या है हमारे पास, L1 और T माइनस 1 आता है डायमेंशन इसका। तो ये डिवाइड हो रहा है। मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड आप डिफरेंट क्वांटिटीज को कर सकते हो, डिफरेंट नेचर की क्वांटिटी कर सकते हो, जिनका डायमेंशन सेम नहीं है उनको भी कर सकते हो। एक एग्जांपल, ये तो डिवाइड का एग्जांपल था। मल्टीप्लीकेशन का एग्जांपल फोर्स ले लो। आपने पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास को हम लिखते हैं किससे, m से, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v अपॉन टी, डेल्टा टी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन आपके पास आया है अभी अभी m1 और वेलोसिटी इज इक्वल टू L1 t माइनस 1, और नीचे t है तो t1। क्या बनेगा हमारे पास, बनेगा m1 L1 और t माइनस 1, और ये ऊपर गया तो t माइनस 2, ये हमारे पास होगा। तो ये एक एग्जांपल, मैं डायमेंशन तो बता चुका हूं तुम्हें पहले ही फोर्स का। मैं तो तुम्हें ये बता रहा हूं कि हम डिफरेंट नेचर की क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जिनका डायमेंशन सेम नहीं है। लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट केवल वही क्वांटिटी होंगी जिनका नेचर क्या होगा, सेम होगा, मतलब जिनका डायमेंशन सेम होगा, जिनकी यूनिट सेम होगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, यहां तक की चीजें नोट करें। ये ध्यान रखो, इस तरह की कोई भी इक्वेशन हमें मिल सकती है किसी भी फॉर्म में, और वहां से हमें किसी भी मान लो कोई भी कांस्टेंट उसके अंदर गिवन है, जैसे अभी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट हम, उसका डायमेंशन हमसे पूछा जा सकता है। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट कोई क्वांटिटी हो रही है, इसका मतलब उसका नेचर सेम है, उसका डायमेंशन सेम है, ये चीज ध्यान रखें। अब मैंने लिखा x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड। आप कहो सर x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड तो ठीक है, लेकिन जेड तो इक्वल टू में आ रहा है, इसका डायमेंशन के बराबर नहीं होगा। जेड को इस तरफ हम लेके चले गए तो क्या होगा ना, x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, मतलब x में से y सब्ट्रैक्ट हुआ, y में से z सब्ट्रैक्ट हुआ। इसका मतलब अगर x में से y सब्ट्रैक्ट हुआ तो x और y का डायमेंशन सेम हुआ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और y में से z सब्ट्रैक्ट हुआ तो y और z का डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्वेश्चन करते हैं, आइए कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, v is equal to a plus bt, v is equal to a plus bt, where v velocity, a constant, b constant, t टाइम। t क्या है, टाइम है। क्वेश्चन ये हमसे फाइंड डायमेंशन ऑफ
ए एंड बी, डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी का डायमेंशन आपको निकालना है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कैसे निकाले? ए और बी का डायमेंशन निकालोगे तो v इज इक्वल टू, अभी इक्वेशन लिखी थी मैंने एक आपके सामने, x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड। इसको लिख सकते हो x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, मतलब तीनों का डायमेंशन सेम है। v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। क्या इसको लिखा जा सकता है v माइनस ए माइनस बी टी इज इक्वल टू 0? से यस और नो? सर हम कैसे बताएं यस और नो? अभी तो आप ही बता सकते हो। v माइनस ए माइनस बी टी इज इक्वल टू 0। अब तो आपके ऊपर ही छोटा हुआ है सर, हमने सब कुछ। v माइनस ए माइनस बी टी इज इक्वल टू 0। v माइनस ए माइनस बी टी इज इक्वल टू 0। v में से a सब्ट्रैक्ट हुआ, इसका मतलब इस v का डायमेंशन a के बराबर होगा, और a में से bt सब्ट्रैक्ट हुआ, मतलब a का डायमेंशन किसके बराबर होगा? bt के बराबर। बस यही चीज समझने वाली है। अगर ये चीज समझे तो हमें कोई भी इक्वेशन यहां पर मिलेगी और उसमें कोई भी कांस्टेंट, जैसे यहां पर a और b दे रखे हैं, उसमें कोई भी कांस्टेंट अगर हुआ हमारे पास, हम उसका डायमेंशन बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखो, अगर v में से a सब्ट्रैक्ट हुआ, मतलब डायमेंशन ऑफ v बराबर a मत लिख देना, डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू, मैं डायमेंशन को DIM लिख रहा हूं इससे आगे, डायमेंशन ऑफ a। ठीक है, डायमेंशन ऑफ v का मतलब डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन हम निकाल चुके हैं। दूसरी बात ये भी है कि पहले वाला लेक्चर क्लियर होना चाहिए, और उससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज, मतलब हम जो क्वांटिटी हम पढ़ चुके हैं पीछे प्रीवियस क्लासेस में, उनका डायमेंशन हमें आना चाहिए। वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सारे डायमेंशन हम क्वांटिटीज पढ़ चुके हैं। इनका जनरल फॉर्मूला हमें पता है, डायमेंशन नहीं, इनका रिलेशन हमें पता है, जनरल रिलेशन हमें पता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखोगे तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ, टाइम का मतलब टी। फंडामेंटल यूनिट्स पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, एल और टी। तो v इज इक्वल टू हमारे पास आ गया L1 और t माइनस 1, और यहां पर m0, ये यूनिट, ये डायमेंशन आया हमारे पास v का, और यहां पर क्या आ रहा है हमारे पास? डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, मतलब डायमेंशन ऑफ v का मतलब m0 L1 t माइनस 1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। तो a का डायमेंशन क्या आ गया? a का डायमेंशन आ गया m0 L1 t माइनस 1। इसी तरह से b का डायमेंशन और निकाल लें। देखो एक बात देखिए ध्यान से, v माइनस ए माइनस बी टी, v a के बराबर है, मतलब डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a है, और डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा? डायमेंशन ऑफ bt। मतलब हम यहां से लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt। v का डायमेंशन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, m0 L1 और t माइनस 1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt, b इंटू v का तो डायमेंशन हमें पता ही नहीं, कांस्टेंट है, लेकिन t यहां पर क्या है? टाइम गिवन है यहां पर क्वेश्चन के अंदर। v वेलोसिटी है, a और b कांस्टेंट है, और t टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन क्या लिखोगे? t1। ये t1 इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ गया तो हमारे पास क्या आ गया? m0 L1 t माइनस 1 इज इक्वल टू b, और इधर जाके आपके पास ये क्या आ गया? t1। मतलब b का डायमेंशन हो गया m0 L1 t माइनस 1 है, ये t ऊपर गया तो -2, t ऊपर गया तो -2। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ गया b का। v इज इक्वल टू, क्वेश्चन और करेंगे अभी से, v इज इक्वल टू a प्लस बी टी। v वेलोसिटी, a कांस्टेंट, b कांस्टेंट, t टाइम, फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b। अगर v इज इक्वल टू a प्लस बी टी है, मतलब एक चीज बात मान के चलो कि v इज इक्वल टू a प्लस बी टी है, तो ये दोनों क्वांटिटी वेलोसिटी है अगर v के बराबर दे रखी है तो इसको लिख सकते हो v माइनस a माइनस बी टी, इधर लेके चले जाओ, इज इक्वल टू 0। अगर a b में से सब्ट्रैक्ट हुआ तो v का डायमेंशन a के बराबर होगा, bt a में से सब्ट्रैक्ट हुआ तो bt का डायमेंशन a के बराबर होगा, मतलब v के बराबर होगा। हमने वही किया और कुछ नहीं। डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। v का डायमेंशन हमने निकाल लिया, v का डायमेंशन है L1 t माइनस 1, a का m0 होगा वेलोसिटी के अंदर। दूसरी बात, डायमेंशन ऑफ v किसके बराबर हो जाएगा? bt के बराबर। तो डायमेंशन ऑफ v का डायमेंशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, m0 L1 t माइनस 1, और डायमेंशन ऑफ bt क्या आ जाएगा? b इंटू t। t का डायमेंशन टाइम दे रखा है तो t1 हो जाएगा फंडामेंटल यूनिट्स में। b इज इक्वल टू t1 को इधर ले आओ, m0 L1 t माइनस 1 पहले था, t1 अपोन में आ जाएगा, ऊपर गया एक पावर माइनस और होगी -1 -2। b का डायमेंशन आ गया हमारे पास m0 L1 t माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन
नोट करें, सोल्व करेंगे इसको, और बहुत सारे रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा सा एक बढ़िया क्वेश्चन है। P प्लस, क्वेश्चन नंबर 2, P प्लस A अपॉन V स्क्वेयर इंटू V माइनस B इक्वल टू RT। वंडरवाल इक्वेशन होती है, बहुत जगह बहुत बार पूछी गई, कई जगह पूछी गई है। वेयर P इज प्रेशर, वेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम और R इज गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट रियल गैसेस और आइडियल गैसेस पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री में। गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 जूल पर किलोग्राम पर मोल होती है। और उसके बाद R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, T क्या है टेम्परेचर, और A एंड B कांस्टेंट है, A और B क्या है कांस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछा फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B, फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B। यहां पर डिफाइन किया सारी चीजें, देखो एक बार, P प्रेशर है, A कांस्टेंट है, V वॉल्यूम है, ये V वॉल्यूम है, B कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर। एक चीज देखो ध्यान से, इसको इधर ले आओ, इधर लाने से कोई फर्क वैसे पड़ेगा नहीं, इसको यहीं रखो, ये बीच में प्लस नहीं है, प्रोडक्ट है, ये इक्वेशन एज इट इज भी सोल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार ध्यान से किस तरह से सोल्व करेंगे। V माइनस बी, ये वाला प्रोडक्ट देखो, V माइनस बी, ध्यान से देखना, V माइनस बी, V में से B सब्ट्रैक्ट हुआ, V क्या है यहां पे वॉल्यूम, मतलब B क्या होगा वॉल्यूम होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की स्टेटमेंट यही तो कहती है कि सेम नेचर की क्वांटिटी को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब V वॉल्यूम है, और अगर वॉल्यूम में से B सब्ट्रैक्ट हुआ मतलब ये चीज कंफर्म है कि B क्या होगा वॉल्यूम होगा, मतलब V माइनस B इज इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू B। V, एक चीज का ध्यान रखना, ये गिवन होगा क्वेश्चन में, क्योंकि कई जगह V को हम वेलोसिटी लेके चलते हैं, यहां पर V को वॉल्यूम लिख के चल रहे हैं, तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि सर V को वेलोसिटी ले या V को वॉल्यूम ले, वो गिवन होगा हमारे पास कि V यहां पर वॉल्यूम है या वेलोसिटी है। तो V अब वॉल्यूम है, मतलब B V के बराबर आ गया, तो डायमेंशन ऑफ V, फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, L इंटू बी इंटू एच, मतलब L इंटू बी लेंथ, एच बी लेंथ, भाई हाइट लेंथ ही तो होती है दो पॉइंट के बीच की, L मतलब ये हमारे पास आ गया L क्यूब, डायमेंशन हो जाएगा m0, L क्यूब का मतलब L3 और d0। टाइम है नहीं, मास भी नहीं है, मतलब हमारे पास B का डायमेंशन आ गया m0 L3 t0। A और B का डायमेंशन ही निकालना है, तो एक B का डायमेंशन तो आ गया हमारे पास, B का डायमेंशन आ गया m0 L3 और t0। इसके बाद यहां देखिए डायमेंशन ऑफ A, और डायमेंशन ऑफ A में पहले वाला प्रोडक्ट देखो, P प्लस A अपॉन वी स्क्वेयर, P प्लस A अपॉन वी स्क्वेयर मान लो इज इक्वल टू 0। वॉल्यूम है, सॉरी प्रेशर है, P यहां पर प्रेशर है, A अपॉन वी स्क्वेयर क्या होगा पूरी टर्म, A नहीं, P प्लस A अपॉन वी स्क्वेयर, ये पूरी टर्म ही तो ऐड हो रही है P के साथ, तो ये P A अपॉन वी स्क्वेयर क्या होगा प्रेशर होगा। भाई P प्रेशर है, प्रेशर के साथ प्रेशर ही तो ऐड हो सकता है, 2 पास्कल प्लस 5 न्यूटन पॉसिबल है। 5 न्यूटन में एक एग्जांपल ले रहा हूं, जनरल कोई भी हो सकता है, होगा ही नहीं। हाँ 2 पास्कल प्लस 3 पास्कल या 5 पास्कल इज इक्वल टू 7 पास्कल प्रेशर होगा, मतलब P प्लस A अपॉन वी स्क्वेयर, A अपॉन वी स्क्वेयर क्या हो गया प्रेशर हो गया, तो क्या लिख सकते हो यहां से P इज इक्वल टू, ये भी प्रेशर ये भी प्रेशर, हमें तो लेंथ केवल डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटी देखनी है, हमें डायमेंशन देखना यूनिट का, हम यहाँ पर ये चीज नहीं देख रहे सर इधर लेके जाएंगे इसको माइनस होगा, माइनस A अपॉन वी स्क्वायर होगा, हम केवल यहाँ पर डायमेंशन सोल्व कर रहे हैं, P इज इक्वल टू A अपॉन वी स्क्वायर, मतलब ये प्रेशर के बराबर है, हम ये चीज कह रहे हैं, ये पूरी क्वांटिटी किसके बराबर है प्रेशर के बराबर, तो P इज इक्वल टू A अपॉन वी स्क्वायर, हमें डायमेंशन किसका चाहिए A का, तो ये हो जाएगा P इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू A, P
इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का डायमेंशन लास्ट लेक्चर में बताया था, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सोल्व कर लो, यहां पर एक बार सोल्व करके बता देता हूं, वैसे डायरेक्ट अगर याद रखो, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन मैंने पहले भी बताया आपको, पहले फर्स्ट लेक्चर में, कि फोर्स का डायमेंशन बहुत सबसे ज्यादा यूज होता है बहुत सारे डायमेंशंस को कैलकुलेट करने के लिए। फोर्स का डायमेंशन याद रखेंगे, M1 L1 T-2 होता है। बार बार हमें सोल्व करने की जरूरत ना पड़े कि बार बार हम फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखें, फिर बार बार ये रिलेशन हम निकालें यहां से M1 L1 T-2। हम याद रखें फोर्स का डायमेंशन M1 L1 और T-2 होता है, और यहां से निकालोगे तो फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख लो, यही आएगा M1 L1 T-2। मतलब M1 L1 T-2 याद होना चाहिए ये फोर्स का डायमेंशन। एरिया L2 होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L इंटू एल, ब्रेड्थ भी तो लेंथ ही है, L इंटू एल इंटू वी स्क्वायर। वी का डायमेंशन लिखा हमने वॉल्यूम का, L3 M0 L3 T0, लेकिन इसके पावर ऊपर 2 है, तो क्या हो जाएगा देखो, M1 L1 T-2 अपॉन L3 इंटू इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे इन पावर के साथ, x स्क्वायर रेज टू पावर 3 कितना होता है, x की पावर 6 मल्टीप्लाई होगी पावर, तो यहां पर करोगे 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो M0 ही रहेगा। L3 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे L6 हो गया T0। L3 सॉरी L3 नहीं भैया L2 सॉरी L2 L6 L1, यहां से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी भाई, ऊपर गया तो -2 होगा, -2 होगा तो 6 -2 +4 और एक ये 5, मतलब हमारे पास डायमेंशन बन गया किसका, ए का डायमेंशन आ गया M1 L1 यहां पर, L4 यहां पर, 2 पावर ही तो लेस हुई ना यहां से, तो L5 और यहां पर क्या आएगा T-2 और यहां पर 0, तो मतलब T-2। दिस इज डायमेंशन ऑफ M1 L5 T-2। ये हमारे पास आ जाएगा ए और बी का डायमेंशन। इस तरह के क्वेश्चंस एक दो और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। इनमें एक चीज और, एक पॉइंट और बताता हूं आपको। यहां पर हमसे केवल यहां पर ये पूछा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, यहां पर भी यही पूछा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए और बी, और ए और बी कांस्टेंट है। कई बार ये पूछ लेता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए और बी की बजाय फाइंड डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी, या फाइंड डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी, प्रोसीजर सेम रहेगा, ये ध्यान रखें। ए अपॉन बी का मतलब पहले ए का डायमेंशन निकालो, बी का डायमेंशन निकालो, दोनों डायमेंशन, ए के डायमेंशन को बी के डायमेंशन से डिवाइड कर दो, जो बचा हुआ हमारे पास ए अपॉन बी का डायमेंशन बन जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में पूछा है तो ए का डायमेंशन पहले इसी तरह से निकलेगा, बी का डायमेंशन सोल्व करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू बी, दोनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास बनेगा वो ए इंटू बी का डायमेंशन। तो कई बार ए और बी का सेपरेट ना पूछ के क्वेश्चंस में ये चेंज आ जाता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी या फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए इनटू बी। क्वेश्चन यही होगा, इसमें ये पूछने की बजाय फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी की बजाय आपसे पूछ ले कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी या फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए इनटू बी। तो आप निकालोगे इसी तरह से, ए और बी का डायमेंशन निकाल लो, डिवाइड करके पूछा ए अपॉन बी पूछा है तो डिवाइड कर दो, और अगर प्रोडक्ट पूछा है मतलब ए इनटू बी पूछा है तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई इन लास्ट डायमेंशन की करेंगे, जो ए और बी का डायमेंशन आएगा उनका रिजल्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और देखिए, एक दो क्वेश्चन और कराता हूं इसमें। फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्स, फाइंड डायमेंशन ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड डायमेंशन ऑफ एक्स इफ, क्वेश्चन देखिए, फाइंड डायमेंशन ऑफ x if y is equal to 10 xt, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 10 xt, और हमें यहां पर ये गिवन है y is equal to 10 xt। जैसे इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन पढ़े, वहां पर a और b कांस्टेंट को छोड़ के v वेलोसिटी गिवन था, दूसरे में एक में p प्रेशर गिवन था, एक में v वॉल्यूम गिवन था, r गैस कांस्टेंट, t टेंपरेचर,
यहां पर y इज इक्वल टू 10xt दे रखा है, और यहां पर एक चीज गिवन है t यहां पर टाइम है, और y जो है ना डोंट नो, पता नहीं y क्या है। y इज इक्वल टू नहीं पता, t टाइम, y इज इक्वल टू 10xt ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और हमें डायमेंशन निकालना है किसका, x का डायमेंशन हमें कैलकुलेट करना है। तो x का डायमेंशन कैलकुलेट करना है, ये हमारे पास क्या है 10xt, 10xt इज इक्वल टू tan थीटा, 10xt इज इक्वल टू tan थीटा, भाई ये एंगल ही तो है, y इज इक्वल टू tan थीटा लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी आपने 10th क्लास में, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, y इज इक्वल टू tan xt मैथ में पढ़ा है, tan xt को क्या लिख सकते हो tan थीटा, और y इज इक्वल टू tan xt मतलब xt इज इक्वल टू थीटा, और xt इज इक्वल टू थीटा है, तो थीटा यहां पर क्या है एंगल, और एंगल आपके पास इससे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी मतलब एंगल का डायमेंशन x इंटू टी, डायमेंशन होगा m0 l0 t0, डायमेंशन लेस का मतलब तो यही होगा m0 l0 t0 xt, x का डायमेंशन चाहिए हमें, x का डायमेंशन चाहिए तो x को इस तरफ ले आओ, सॉरी t को इस तरफ ले आओ, ये t है ना, t का डायमेंशन t यहां पर टाइम है, तो हमारे पास होगा m0 l0 t0 अपॉन t1, तो x का डायमेंशन क्या हो गया फिर m0 l0 t, यहां पर 0 यहां पर 1, ऊपर गया 0 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 1, तो x का डायमेंशन हमारे पास हो जाएगा m0 l0 t माइनस 1। एक बार रिपीट कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन और भी मिल जाएंगे आपको बुक के अंदर। y इज इक्वल टू 10xt, y इज इक्वल टू 10xt, फाइंड द डायमेंशन ऑफ x, t यहां पर टाइम है और y नहीं पता, y का नहीं पता है क्या है y, और हमें x का डायमेंशन निकालना है। 10xt किसके बराबर होगा tan थीटा के बराबर, 10xt tan थीटा, ये पूरा एंगल ही तो है tan के साथ में, tan थीटा मतलब xt इज इक्वल टू थीटा लिख सकते हो, xt इज इक्वल टू थीटा लिख सकते हो, तो x इंटू टी इज इक्वल टू एंगल, एंगल का मतलब डायमेंशन लेस m0 l0 t0, t को इस तरफ ले आओ, x इज इक्वल टू t, यहां पर टाइम है गिवन, तो टाइम का डायमेंशन क्या लिखोगे t1 m0 l0 t0 अपॉन t1, t ऊपर गया तो t माइनस 1। एक और इससे भी अच्छा क्वेश्चन देखिए, उसमें भी एक नया कंसेप्ट निकल के सामने आएगा, जैसे यहां पर हम tan xt को tan थीटा लिख सकते हैं। हमें गिवन है p इज इक्वल टू a रेज टू पावर r स्क्वायर x, p इज इक्वल टू a रेज टू पावर r स्क्वायर x, where r is radius, where r is radius, a नहीं पता, और p हम नहीं जानते, r रेडियस है, a हमें पता नहीं क्या है, और p भी नहीं पता क्या है, और हमसे पूछा है फाइंड डायमेंशन ऑफ x, r स्क्वायर x है ना यहां पर, फाइंड डायमेंशन ऑफ x, p का नहीं पता क्या है, a का भी नहीं पता क्या है, r स्क्वायर x गिवन है, यहां पर एक चीज का हमें पता है कि r रेडियस है, a और p हम नहीं जानते क्या है, और x अननोन है, x का डायमेंशन तो हम निकालना ही चाहते हैं, x का डायमेंशन हम निकालना ही चाहते हैं। एक बात बताओ,
किसी भी क्वांटिटी की पावर ए रेज टू पावर 2 किलोग्राम, हो सकता है कहीं पढ़ा है हमने अब तक, ए रेज टू पावर, ए मान लो कोई भी कांस्टेंट है उसकी पावर 2 किलोग्राम, या फिर 5 रेज टू पावर 3 लीटर, या फिर 6 रेज टू पावर 5 न्यूटन, ऐसा कहीं पढ़ा है। मतलब 2 किलोग्राम मतलब मास, लीटर का मतलब वॉल्यूम, और न्यूटन का मतलब फोर्स। मतलब ये कि ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि किसी भी क्वांटिटी की जो पावर्स होती है, मतलब ए रेज टू पावर आर स्क्वायर एक्स है, जो पावर्स होती है, ये चीज नोट करें, वो डायमेंशन लेस होती है। पावर्स क्या होंगी? डायमेंशन लेस। भाई हमने यही तो पढ़ा है एक्स रेज टू पावर 2, हमने ये तो कहीं नहीं पढ़ा है एक्स रेज टू पावर 2 केजी, या एक्स रेज टू पावर 3 न्यूटन, या एक्स रेज टू पावर 5 वाट, पढ़ा है कहीं? मतलब हमने ये पढ़ा है एक्स रेज टू पावर 3, ये पढ़ा होगा, एक्स रेज टू पावर 6 ये पढ़ा होगा। 3 क्या है? 3 तो नंबर है, और नंबर भी कैसा है? 3 एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट भी कैसा है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट। 3 एक नंबर ही तो है, डायमेंशन कांस्टेंट वैल्यू तो है 3, 3 की वैल्यू हर जगह 3 रहती है, मतलब कांस्टेंट तो है ही, लेकिन डायमेंशन लेस है। 0 से लेके और इंफिनिटी जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट। किसमें काउंटिंग होते सारे डायमेंशन लेस कांस्टेंट। हमने ये पढ़ा है कि एक्स रेज टू पावर 3, हमने ये नहीं पढ़ा कहीं पे भी एक्स रेज टू पावर 2 केजी। हाँ 2 केजी होता तो फिर पावर लेस, फिर डायमेंशन लेस नहीं होता, क्योंकि केजी का मतलब फिर क्या होता है कि यहाँ पर मास इंक्लूड हो रहा है, फिर तो हम m1 लिखते हैं यहाँ पर इसके लिए। लेकिन ऐसा तो कहीं होता ही नहीं पावर में कि एक्स रेज टू पावर 2 केजी हो, एक्स रेज टू पावर 5 न्यूटन हो, एक्स रेज टू पावर 3 लीटर हो, ऐसा कहीं नहीं पढ़ा। हमने पढ़ा है केवल एक्स रेज टू पावर 2, एक्स रेज टू पावर 3, एक्स रेज टू पावर 6। मतलब ये कि पावर्स जो होती है, पॉइंट ये है नोट करने का, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, पावर्स जो होती है वो डायमेंशन लेस होती है। पावर्स क्या होती है? डायमेंशन लेस। मतलब यहां से हमें पी का नहीं पता, कोई बात नहीं, ए का नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये चीज पता है कि ए की जो पावर गिवन है वो डायमेंशन लेस है। मतलब ये कि आर स्क्वायर, यहां देखिए, आर स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन लेस का मतलब अगर पावर्स डायमेंशन लेस होती है तो क्या लिखेंगे? m0 l0 t0 r स्क्वायर x इज इक्वल टू m0 l0 और t0। आर गिवन है, रेडियस, रेडियस का मतलब लेंथ, मतलब ये वैल्यू क्या हुई हमारे पास? L2 x और m0 l0 t0। तो x का डायमेंशन तो पूछा हमसे, फाइंड डायमेंशन ऑफ x, नोट कर लेंगे यहां पे, फाइंड डायमेंशन ऑफ x, फाइंड डायमेंशन ऑफ x। तो x का डायमेंशन क्या लेंगे यहां से? m0 l0, l0 नहीं सॉरी, इधर जाके ये क्या होगा? डिवाइड, मतलब L0 T0 अपॉन L2, ऊपर गया तो x इज इक्वल टू, x का डायमेंशन हो गया M0 L, ऊपर गया -2 T0। यहां पर मल्टीप्लाई मत कर देना कभी, L यहां पर 0 है सर, यहां पर 2 है, इधर ले जाके मल्टीप्लाई L भी 0 ना, L -2 और T0। तो ये हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के क्वेश्चन। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपकी बुक में सोल्व करके देखेंगे। इसके बाद एक चीज मैं आपको और बताऊंगा इससे रिलेटेड छोटी सी, तब तक इनको नोट करें, इनको एक बार नोट कर लें, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें इनकी। और अगला हेडिंग लगाएं, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन मार्कर को इंक पिला देता हूं मैं। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन।
एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में एक एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में सबसे पहली एप्लीकेशन का मतलब यूज ऑफ डायमेंशन। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो है चेक करेक्टनेस ऑफ एनी रिलेशन। चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी रिलेशन, कोई रिलेशन करेक्ट है या नहीं है। कोई भी फॉर्मूला जो हमें गिवन है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, कोई भी रिलेशन गिवन है वो सही है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं है, ये चीज चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस का। कैसे यूज करते हैं वो देखो, हम एक सिंपल से रिलेशन लेके चल रहे हैं पहले, फिर एक अच्छा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, S इज इक्वल टू V इंटू टी। हमें पता है ये रिलेशन होता है, वेयर S इज डिस्टेंस, V इज वेलोसिटी और T इज टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। मान लो आपको नहीं पता कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, हमें ये रिलेशन गिवन है S इज इक्वल टू V इंटू टी, और आपको चेक करना है कि रिलेशन सही है या गलत, डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। तो डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट चेक करने के लिए क्या करें, सबसे पहले डायमेंशन लिखें लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ एलएचएस। नोट करें, डायमेंशन ऑफ एलएचएस शुड बी इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ एलएचएस शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस। डायमेंशन ऑफ आरएचएस, डायमेंशन ऑफ एलएचएस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस। अगर ये आता है तो इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, डायमेंशनली करेक्ट कहेंगे, अदरवाइज इनकरेक्ट। तो एलएचएस लो, एलएचएस में देखो डायमेंशन ऑफ एस मतलब डिस्टेंस, डायमेंशन ऑफ एस, और डायमेंशन ऑफ एस होगा m0, मास है ही नहीं, डिस्टेंस का मतलब लेंथ, L1 T0। आरएचएस में देखोगे तो डायमेंशन ऑफ v इंटू टी, वेलोसिटी का डायमेंशन m0, L1 T-1 और टाइम T1, क्या आएगी हमारे पास, m0, L1 T-1 और T+1, बेस से में पावर ऐड होगी, -1+1 कैंसिल आउट, मतलब T0। LHS इज इक्वल टू RHS, रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो करेक्टनेस चेक करने के लिए हम ये करते हैं कि कोई भी रिलेशन हमें गिवन है उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे, और दोनों तरफ डायमेंशन अगर एक इक्वल तो आते हैं, डायमेंशन ऑफ एलएचएस शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस, ये कंडीशन है, और अगर ऐसा होता है तो इक्वेशन करेक्ट है, अदरवाइज क्या होगी, इनकरेक्ट। एक और इक्वेशन देखो, P इज इक्वल टू 4T इज इक्वल टू, एक और रिलेशन ये देखो, इज इक्वल टू MC स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करें इसको, और सोल्व करने के बाद आंसर मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। इज इक्वल टू MC स्क्वायर, इज इक्वल टू MC स्क्वायर, डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। एक क्वेश्चन में करा रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 3 में H इज इक्वल टू R रो जी अपॉन 2T कोस थीटा, R रो जी अपॉन 2T कोस थीटा। यहां पर गिवन है H हाइट है, यहां पर ये तो हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम डायमेंशन लिख सकते हैं कि टर्म्स क्या क्या है। R यहां पर रेडियस है, रो यहां पर डेंसिटी है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और T यहां पर सरफेस टेंशन। T यहां पर क्या है, सरफेस टेंशन। चेक करना है आपको ये रिलेशन सही है या गलत है, डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। डायमेंशन ऑफ
LHS सबसे पहले यही तो लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ LHS। दोनों तरफ डायमेंशन लिख लो, अगर दोनों तरफ डायमेंशन बराबर आते हैं, दोनों का डायमेंशन LHS और RHS का डायमेंशन इक्वल आता है, तो इसका मतलब करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट। तो हाइट मतलब लेंथ, तो इसका डायमेंशन तो केवल क्या हो गया, L1। डायमेंशन ऑफ LHS इज L1। सर ये तो इनकरेक्ट ही होगा, तुक्का मार देते हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी रिलेशन है, इसका तो L1 आ ही नहीं सकता। देखो चेक करते हैं एक बार, डायमेंशन ऑफ RHS, डायमेंशन ऑफ RHS, तुक्का नहीं मारना है, रेडियस R, L1। मैं डायमेंशन डायरेक्ट लिखूंगा भाई, ये पता होना चाहिए सभी को। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मैं फिर बता रहा हूं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम की L3, मतलब वॉल्यूम का डायमेंशन L3 होता है, मास का M1, मतलब डेंसिटी का हो गया M1, L-3 ऊपर गया तो, और T0। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों सेम चीज होती है। आपने जी की वैल्यू नहीं पढ़ी, जी इज इक्वल टू कितना लेते हो, 10, यूनिट क्या लिखते हो पीछे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन की यूनिट भी तो हमारे पास, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो होती है। मतलब दोनों यूनिट सेम है, तो दोनों का डायमेंशन भी क्या होगा, सेम। और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी अपॉन टाइम का मतलब है m0, L1 और t-2। ये एक्सेलरेशन का है, वेलोसिटी का नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं तुम्हें। एक्सेलरेशन का m0, L1, t-2, वेलोसिटी का होता है m0, L1, t-1 अपॉन t करोगे एक्सेलरेशन में, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो वो t जाके ऊपर माइनस t, और माइनस और माइनस, -1 -1 -2 अपॉन 2 छोड़ दो, क्योंकि 2 तो एक न्यूमेरिक नंबर है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। थीटा भी, एंगल भी, अभी थोड़ी देर पहले भी कराया क्वेश्चन, एंगल भी डायमेंशन लेस है, मतलब इसका भी m0 L0 t0, इसका भी m0 L0 t0, t बच गया। t यहां पर सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन होता है F/L, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स का डायमेंशन m1 L1 t-2 अपॉन लेंथ L1, L1 से L1 मर गया, m1 L0 t-2 बचा, सरफेस टेंशन लिख दो यहां पर, m1 L0 t-2 यहां पर लिखा। अब सोल्व करेंगे, m1 यहां से कट गया, यहां पर m0 है ही, l यहां पर 0 है, t-2 है यहां पर क्या है, t-2, और t-2 यहां से गया, क्योंकि ये t-2 है, ये भी t-2, ऊपर गया तो t+2 होगा, -2 + 2 0, मतलब t-2 कैंसिल, यहां से m0 यहां पर बच गया L3, और यहां पर बच गया L3 भी नहीं, यहां पर बच गया हमारे पास L-3, और सॉरी हाँ एक L ये बचा हुआ है, तो एक L1 ये, L1 ये, L2, और L2 में L3 ये -3, तो 2 - 3 -1, L1 इंटू L-3, तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, L2 और L3, बेस सेम है, पावर ऐड होगी, 2 - 3 -1, यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर हमारे पास आ रहा है L1, क्योंकि ये तो हाइट ही है, H केवल यहां पर हाइट है, और यहां पर L1 मतलब LHS का डायमेंशन आ रहा है L1, और RHS का डायमेंशन आ रहा है L-1। इसको सोल्व करोगे तो L1, इसको सोल्व करोगे L2, और L1 और L2 देख लो कोई गलती तो नहीं हुई, एक बार चेक कर लेते हैं, गलती तो नहीं हुई है कोई। जी M1 L1, जी का देख रहे हैं एक बार, जी का वेलोसिटी m0 L1 t-2 अपॉन t, सॉरी L1 t-1 और t1 t1, ये तो ठीक है, m1 L1 जी का ठीक है, m1 L1 t-2 ठीक है, और डेंसिटी का हमारे पास हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, m1 L-3 t0 ठीक है, और r है रेडियस, रेडियस मतलब हमारे पास हो गया क्या, r इज इक्वल टू L1 ठीक है, 2t, 2 कांस्टेंट, t का हो गया फोर्स टेंशन, सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन लेंथ, m1 L1 t-2, L1 से L1 कैंसिल हो गया, m1 L0 t-2, और cos थीटा डायमेंशन लेस, मतलब बचा हमारे पास क्या, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आया,
डायमेंशन LHS नॉट इक्वल टू RHS, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ये तो हाइट ही है, हाइट का तो L1 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू क्या है हमारे पास, इसका RHS का डायमेंशन आ रहा है L-1, क्योंकि 2 - 3 बचेगा भाई। ये है 1, ये है -3 और ये है 1, तो 1 यहां से 1 यहां से 2 और यहां से -3, तो 2 - 3 - 1, ठीक है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ये डायमेंशन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, ये रिलेशन ये करेक्ट होगा। ये सोल्व करके बताएं मेरे को। E यहां पर एनर्जी है, नोट कर लें इस क्वेश्चन को, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं आपको। E यहां पर एनर्जी है, M यहां पर मास है और C यहां पर है वेलोसिटी। C यहां पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब वेलोसिटी है। C का डायमेंशन वही होगा यहाँ पर जो हम वेलोसिटी का लिखते, लाइट की वेलोसिटी का भी डायमेंशन वही होगा जो हम किसी भी वेलोसिटी का लिखते हैं, m0, L1 और t-1। हाँ, ये चीज ध्यान रखें कि ये क्वेश्चंस करने के लिए, ये रिलेशन सोल्व करने के लिए, मतलब एप्लीकेशंस को सोल्व करने के लिए हमें डायमेंशन फॉर्मूले जरूर आने चाहिए। बिल्कुल क्लियर हो, डायमेंशन फॉर्मूले हमें आने चाहिए जिस जिस क्वांटिटी का हम पढ़ चुके हैं। अगर डायमेंशन नहीं आएंगे तो ये चीजें सोल्व नहीं होगी। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।